चुनाव का समय है और इस बार चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार मेरे बड़े भाई राहुल जी हैं। जानते हैं उनको? जानती हैं? मिली हैं? क्या जानती हैं उनके बारे में? अच्छे नेता हैं। क्यों? कौन सा काम? देश जोड़ने का काम किया। तो मेरे भाई राहुल जी ने शायद इस देश में अकेले नेता होंगे जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा की, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए और ये समझने के लिए कि आपके लिए किस तरह की नीतियां बन सकती हैं। वो जब इस यात्रा पे निकले तो उनके दिल में ये बात थी कि आजकल देश में बहुत नफरत फैलाई जा रही है, समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में। तो वो ये संदेश देना चाह रहे थे पूरे देश को कि ये देश एक है, हम सब एक बड़े परिवार की तरह हैं, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं और साथ साथ जनता से मिलकर ये समझना चाह रहे थे कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या है। तो जब वो इस यात्रा से आए तो उनको ये बात समझ में आई कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में देश के गरीब, देश के किसान, देश की महिलाओं के साथ हुआ है। उनको ये एहसास हुआ कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो 10 सालों से चल रही है, उसकी सारी नीतियां जनता के विरोधी नीतियां हैं। जो नीतियां बन रही हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के फायदे के लिए बन रही हैं। जो देश का किसान है वो आज पिस रहा है, कमा नहीं पा रहा है खेती से, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सब कुछ इतना महंगा हो गया है, खेती के सारे सामान महंगे हो गए हैं, उन पे जीएसटी टैक्स लग गई है, तो खेती से कमाई हो नहीं पा रही है। आप लोग मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको पढ़ाते हो, लिखाते हो, चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, आज सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि बच्चे पढ़ लिख लें, क्योंकि फिर बच्चे बड़े होकर रोजगार लेंगे, कमा लेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि आप मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर भी नौकरी की कोई संभावना नहीं है, रोजगार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है जो मोदी जी की सरकार में है। और सबसे ज्यादा महंगाई भी, जिस तरह से आप लोग सब जानते हो कितनी महंगाई है, उसका सामना आप कर रहे हो। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दुकान जाती हो, आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो। अगर मन में, भैया आप सामने से हट जाएंगे, आप हट जाएं, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नहीं आपका कैमरा इधर आ जाए, ठीक है। आप दुकान जाती हो तो जब सामान खरीदने जाती हो तो ये सच है कि नहीं कि आधी चीजों के लिए सोचते चलो ये छोड़ देते हैं, अगली बार ले लेंगे, है ना? सोचती हो कि नहीं, अभी नहीं लेंगे इसको। कोई बीमार पड़ता है घर में तो इलाज कैसे करना है, घबराहट होती है कि नहीं? होती है ना। बच्चों के लिए नई वर्दी खरीदनी है, एग्जाम के लिए कुछ खरीदना है, फीस भरनी है, कोई बड़ा बच्चा है तो उसको ट्यूशन में भिजवाना है परीक्षा करने के लिए, भर्ती के लिए, तो सब बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, कुछ सस्ता नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि एक जमाने में अगर कोई कहता कि एक सिलेंडर 1200 का है, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मिट्टी का तेल इतना महंगा है, बंद ही हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। देखो
अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, चीनी भी बंद हो गई? चीनी कैसे अच्छा अच्छा, देख लीजिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन मिलता है, और वो ये भी कहते हैं कि इसी 5 किलो में काम चलाओ, क्योंकि और कुछ नहीं देने वाली है सरकार तुम्हें। जब रोजगार की बात आती है तो मुंह बंद, जब किसानों के लिए कर्ज माफी की बात होती है तो मुंह बंद, जब आपके लिए राहत की बात आती है मुंह बंद। बड़ी खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं, 16 लाख करोड़ रुपए। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये इतने पैसे कितने हैं कि मैं गलती से 16,000 बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी सोच से भी बाहर है कि 16 लाख करोड़ रुपए कितने पैसे होंगे कि ये अपने मित्रों को माफ कर रहे हैं, और देश का किसान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। देश का किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घर में जो खाद के वितरण की लाइन में खड़े खड़े मर गए, जो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, उसको कर्ज लिया, वो चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार रो रहा है, पड़े हुए सारे वहां। लेकिन मोदी जी इसकी चर्चा कभी नहीं करेंगे। मोदी जी से ये के मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी। मोदी जी आपको ये नहीं बताएंगे कि 10 सालों में इन्होंने कितने रोजगार बना के दिए हैं। आपको मालूम है, मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी अमेठी में, प्रधानमंत्री थे उस समय। आपको मालूम है क्या प्रचार होता था हमारा प्रचार होता था, हमारे पिताजी ने ये काम किए हैं, BHEL लाए हैं, HAL लाए हैं, आपको रोजगार दिलवाया है, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाई है, वहाँ पे इतनी सारी पानी की टूटियां लगवाई हैं, पंप लगाए हैं, इंडिया मार्क 1 लगाए हैं। ये होता था हमारा प्रचार। हमारा प्रचार होता कब था कि देखो इतने काम किए हैं और हम इतने काम करना चाहते हैं। इनका प्रचार क्या है? इनका प्रचार है कि कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है। ये कह रहे हैं धर्म विरोधी पार्टी है। इनका प्रचार है कि कांग्रेस के नेता एक एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में घुस के आपके गहने ले जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, कोई ऐसी एक्सरे मशीन है जिससे लोगों को गहने मिल जाएंगे? देश का प्रधानमंत्री आपके सामने प्रचार के समय, चुनाव के सामने कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस चुरा लेगी। आप इस बात पे यकीन कर सकते हो? आप इस बात पे यकीन कर सकते हो कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश में सबसे ज्यादा सत्ता इसके पास है, इनके पास है, सब कुछ है, शोहरत है, सम्मान है पूरे देश का, और ऐसी बातें कर रहे हैं। देश को 70 साल हो गए आजाद हुए हुए, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार है। कभी कांग्रेस की सरकार ने धर्म का विरोध किया? इंदिरा जी से प्रार्थना करना सीखा मैंने, इंदिरा जी से धर्म के बारे में सीखा, पिताजी के साथ मंदिरों में गई हूं, माता जी से सीखा, धर्म की परंपराएं, धर्म के असूल इंदिरा जी ने मेरी माता जी को सिखाया। और ये लोग कहते हैं कि हम धर्म के विरोधी हैं। कभी 55 सालों में कोई आपके घर आके आपके गहने ले गया? इंदिरा जी ने अपने गहने दिए देश को, जब जंग थी उन्होंने दिए। जवाहरलाल नेहरू ने जितनी भी उनकी जायदाद थी ज्यादा से ज्यादा देश को दी, जब देश में आर्थिक तंगी थी उन्होंने दी। और ये लोग आपके सामने खड़े होके ऐसे झूठ बोलते हैं। इनको इतना आदर नहीं है जनता का कि जनता के सामने खड़े हो तो सच सच बताएं। आज परिस्थिति इस तरह से बन गई है, बहन आप बोल रही हो, वो वाली पीछे वाली आप बोल रही हो ना बहन, आपके घर में आते हैं। अमेठी में पिछले चुनाव में घरों में गई उम्मीदवार, दुरदुरिया कराया सबको,
और उसके बाद शपथ दिलवाया कि भगवान के नाम से शपथ लो कि भाजपा में वोट डालोगे। तो किसके नाम पे वोट ले रहे हैं? भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे। और काम नहीं करना। देखिए भगवान क्या चाहते हैं जनता से, क्या सिखाया है हमारे धर्म ने शुरू से, हमारी धार्मिक परंपरा क्या रही है? अच्छे दिली, अच्छे के लिए अच्छा दिल होना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, सत्य की परंपरा है। हम भगवान राम को क्यों पूजते हैं? भगवान राम जब रावण से लड़े तो सत्ता थी उनके पास, सत्ता को तो नहीं पूजते हम, सत्ता तो रावण के पास थी। बड़े बड़े सोने के रथ किसके पास थे? रावण के पास थे, भगवान राम के पास नहीं थे। भगवान राम वनवास में थे, भगवान राम तो छोटी सी कुटिया में रह रहे थे वनवास में। लेकिन हमारी श्रद्धा किसके साथ है? भगवान राम के साथ है, क्योंकि भगवान राम सत्य की लड़ाई लड़े हैं। क्योंकि भगवान राम किसी से भी मिलते थे, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, भगवान राम श्रद्धा से मिलते थे, प्रेम से मिलते थे। इसीलिए हम भगवान राम को पूजते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई थी। तो भगवान राम क्या चाहेंगे आज की देश की जनता से? क्या भगवान राम ये चाहेंगे कि झूठ बोलने वाले उनके नाम से आपका वोट ले? कि भगवान राम ये चाहेंगे कि आप जागरूक बनो, आप सच्चाई को समझो कि सत्य क्या है, आपको दिखाया क्या जा रहा है लेकिन असलियत क्या है, और उसके आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर आप वोट दो। अब उतना तो आप कह रही हैं तो वही कह रही हैं आप जो मैं कह रही हूँ कि देखो इतने बड़े नेता बन गए, पूरे देश में ये प्रचार करते हैं भाजपा के नेता कि मोदी जी जैसे कोई नेता इस देश में कभी हुए नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता हैं वो मोदी जी की ओर दिशा निर्देश के लिए देख रहे हैं। कहते हैं कि नहीं? अब दीदी सुनो, मैं कह रही हूं कि अगर मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है उनके पास, सब उनसे डरते हैं, कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता है, उनके पास इतनी सत्ता है, इतने साधन हैं, तो आज तक देश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने कुछ काम क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? बेरोजगारी को खत्म क्यों नहीं किया? महंगाई को कम क्यों नहीं किया? आज ये परिस्थिति क्यों है कि आपको मिट्टी की तेल नहीं मिल रही है, कि आपको चीनी नहीं मिल रही है? यही परिस्थिति क्यों बनी है इस देश में? अगर इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जितना ये टीवी वाले आपको दिखाते हैं, तो आपका जीवन खाई में क्यों है? देश की जनता तो आप ही है ना? तो अगर देश इतना फूल रहा है, फल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ गई है, तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया है? तो भाजपा पार्टी जो है आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। हमारे और समाजवादी वाले जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछो, मुफ्त में काम करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ जाओ काम करो, गांव में जाओ, ये वो पैसे थोड़ी मिलते हैं उनको, वेतन पे नहीं काम करते, मुफ्त में करते हैं, सेवा का काम करते हैं। भाजपा के जो है उनके बड़े बड़े ऑफिस बना दिए इन्होंने, सबको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। कैसे हुआ ये? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? अगर आप सबसे ईमानदार नेता हो तो कहां से आया ये पैसा? आपने कहा था दुनिया में जितना भी काला धन छिपा हुआ है वो देश में वापस लाएंगे, आया? हमने तो नहीं देखा।
आपने भी नहीं देखा। वो तो कहते थे जी जो जो आएगा उसमें से 15-15 लाख आपके खाते में जाएंगे। आए तो किसके खाते में गए? कहीं इनकी पार्टी के खाते में तो नहीं चले गए कि इतनी अमीर पार्टी बन गई कि इनके नेता इतने सक्षम बन गए। ये कहते हैं हम देश के सबसे ईमानदार नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारी पार्टी इकट्ठी हो गई है। अगर ये सबसे ईमानदार नेता है तो ये से इतना चंदा कैसे ले रहे हैं इतने सारे लोगों से? गुजरात में एक पुल गिरा, सैकड़ों लोग मर गए, बह गए पानी में। उस पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा किसने लिया? इन्होंने लिया। आपको वैक्सीन लगी, टीका लगा, कोविड वाला टीका लगा, सबको लगा, बच्चों को लगा, बड़ों को लगा, सबको लगा। हम सब उस समय सोच रहे थे कि भगवान जाने ठीक है कि नहीं, लेकिन हमने टीका ले लिया। प्रमाण पत्र मिला, मोदी जी का चेहरा था उस पे। उस कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया इन्होंने। आज पता चल रहा है कि तमाम लोग उस टीके को लेने से, काफी लोग हैं जिनका रिएक्शन हो रहा है, ऐसे गिर के मर रहे हैं। सबको घबराहट हो रही है, सबको घबराहट हो रही है। मुझे भी 2 टीके लगे। हम सब सोच रहे हैं कि भगवान जाने क्या था क्या नहीं था। उससे भी आपने चंदा लिया। आपने ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिसपे आप छापा मार रहे थे, चंदा ले लिया, छापे बंद कर लिए। ऐसी कंपनियों से लिया जिसपे आपने केस लगाए थे, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में कर दिया। तो आप ईमानदार कहां से निकले? आपकी सच्चाई है सामने अब पूरे देश की, पूरा देश देख रहा है। जो वादे किए आपने रखे नहीं, जो बड़े इवेंट दिखाए जा रहे हैं देश को कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है, वो तरक्की देशवासियों के घरों में तो आ नहीं रही है। आप महंगाई से इनको पीस रहे हो, कमा नहीं पा रहा है कोई, बेरोजगार तमाम युवा है। 30 लाख पद आपने खाली रखे हुए, किस लिए, किसको देंगे? खाली पद है, खाली नौजवान है, पद तो दे दो जो पड़े हैं, वो भी नहीं दिए। तो इस तरह से अगर सरकार चलेगी 5 साल और, तो इन्होंने तो पहले ही आपको बता दिया क्या करने जा रहे हैं। इनके नेता हर जगह जाके कहने लगे कि हम संविधान को बदलेंगे। ये बात फैलने लग गई, जनता समझने लग गई कि अगर संविधान बदल डाला इन्होंने तो हमारे अधिकार गए, हमारा आरक्षण गया, हमारे वोटों का अधिकार गया, जाने क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। जब ये बात फैलने लग गई तो अचानक मोदी जी को लगा कि अरे अब वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता में ये बात फैल गई है, तो जनता नाराज हो जाएगी। तो अब मंचों से कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। फिर तुमने अपने नेताओं से क्यों कहलवाया सब जगह? क्योंकि नियत तो तुम्हारी यही है, नियत तो यही है कि जनता के अधिकारों को कमजोर करो। इसका प्रमाण आपने देख लिया है। ये मीडिया खरी है, आजकल आपको कुछ सच्चाई नहीं दिखती टीवी पे। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सारी मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखी है, तो आपको सच्चाई दिखाने वाला कोई नहीं रहा। आज आप जो टीवी पे देखते हैं उसको मानो मत, वो सच नहीं है। आज आपकी सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं, वही मिट्टी की तेल की किल्लत, वही चीनी की किल्लत, वही महंगाई, वही किसान के कर्ज, वही गरीबी की दलदल। ये है सच्चाई आज इस देश की। और सबसे घिनौनी सच्चाई ये है कि इस देश की सरकार को कोई परवाह नहीं है, इसका कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी कट चुके हैं आपसे, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं उनको चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर बताएं कितने घरों में गए हैं वाराणसी के अंदर, कितने गरीबों के घर के अंदर गए हैं। मैं चुनौती देती हूं उनको कि बताएं कि वाराणसी में जितनी समस्याएं, वो जानते भी हैं क्या समस्याएं हैं। जो मल्लाहों की समस्या है, जो नाव की समस्या है वहां, वो जानते हैं। जो पट्टों की समस्या है जानते हैं, किसानों की समस्याएं आज जानते हैं। क्या वो समझ पाते हैं
कि किसान किस तरह जी रहा है। हर चीज के लिए बेटी की शादी करनी है कर्ज लेना पड़ता है, बच्चे को शिक्षा दिलवानी है कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुकाया नहीं जाता है, खाद नहीं मिलती, वितरण केंद्र बंद है सरकारी, प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में खाद नहीं मिलती, लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री को बताने वाला कोई है भी? सारे सलाहकार डरपोक हैं, डरते हैं उनसे, चमचों से इर्द गिर्द भरे हुए हैं। चमचा तो वही बताता है जो सुनना चाहता है नेता। कट गए हैं एकदम आपसे। और इसका सबूत क्या है? आप जब टीवी पे प्रधानमंत्री को देखते हैं तो आपने कितनी बार देखा है कि कोई गरीब उनके पास आ रहा है, कि आपके बीच आ रहे हैं? आप तो उनको रोड शो पे भी देखते हैं तो ऐसी ट्रक पे चल रहे हैं, इस तरफ सुरक्षा कर्मी, उस तरफ सुरक्षा कर्मी, जनता तो उधर है। और अगर कोई आना भी चाहे तो ऐसे करके उसको आने देंगे कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो कि उसको मारने जा रहे हैं। ये इस देश की परंपरा नहीं है। ये ना हमारी धार्मिक परंपरा है और ना हमारे देश की राजनीतिक परंपरा है। इस देश की राजनीतिक परंपरा की नींव महात्मा गांधी ने डाली। महात्मा गांधी सब चीज धर्म के आधार पर करते थे, मतलब सत्य का पथ को पकड़ा था और सत्य के पथ पे चलते थे। इतने बड़े साम्राज्य को शिकस्त देने वाले महात्मा गांधी इकलौते थे इस पूरी दुनिया में जिन्होंने अहिंसा, बगैर हिंसा किए इस साम्राज्य को पटका। इकलौते ऐसे नेता थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो उनके मुंह से क्या निकला? क्या निकला? हे राम, हे राम निकला। वो एकदम एक धार्मिक इंसान थे और इसीलिए उनको महात्मा का नाम दिया था। एक महान आत्मा थे जिसने इस देश की राजनीति का आधार डाला, नींव डाली। और वो नींव ये थी कि सत्य के पथ पे चलना है, सेवा करनी है और जनता को हर पल सर्वोपरि रखना है। यही इस देश की राजनीति रही है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपके घरों में आती थी। मैं छोटे से छोटे दूर दराज इलाकों के गांव में जाती हूँ तो कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहाँ आई थी तुमसे पहले। आज सुविधा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी लेकिन वो पहुंच जाती थी। उनकी फोटो है, हाथी पे चढ़ के जा रही है गांव में जहां रास्ता नहीं है, कि किसी न किसी तरह संकट में है मेरे लोग, किसी न किसी तरह से मुझे जनता के पास पहुंचना है। और आज ये प्रधानमंत्री जो आपकी संकटों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, आपके बीच आना ही नहीं चाहते। आप टीवी में देखते हैं साफ सुथरे कुर्ते पजामे में, एक बाल इधर से उधर नहीं, कोई इनके पास नहीं, उनकी परछाई ही दिखती है। बस ऐसे ऐसे दो चार नेताओं को भी नहीं खड़ा करते, सब दूर दूर रहते हैं उनसे। जनता से तो एकदम कट गए हैं। सच्चाई ये है कि अगर आज आप बदलाव नहीं लाओगे देश में तो ये देश जिस खाई में जा रहा है उससे निकलेगा नहीं। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अलग अलग स्तर पे क्या हो रहा है। एक तो समाज में फूट डाली जा रही है, समाज में फूट डाली जा रही है, आपको डराया जाता है, आपको बहकाया जाता है, आपका ध्यान भटकाया जाता है, आपकी बात नहीं होती। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की बात नहीं होती। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सब बातें नहीं होती। बातें होती है फिजूल की। धर्म के नाम पे वोट लिया जा रहा है। सारे नेताओं की आदत बिगड़ गई है। सुन लीजिए, बच्चों की आदत आप ठीक कर लेती हैं। बच्चा गलत करता है, झूठ बोलता है, टोक देती हैं, थप्पड़ भी मार लेती है, कभी कभी डांटती है ना। नेताओं की आदत क्यों बिगड़ने दे रही है? नेता समझ गया है चुनाव के समय में आऊंगा, धर्म की बात करूंगा, जनता के जज्बातों को उभारूंगा, वोट मिल जाएगा।
मैं खुश, जनता जाए अपने घर और मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक जमाने में आप इंदिरा जी की जवाबदेही लेते थे। राजीव गांधी जी आते थे, प्रधानमंत्री थे, आते थे, महिलाएं उनसे पूछती थी, अच्छा भैया आपने कहा था कि यहाँ पे आप नलका लगवाएंगे, ये नलका नहीं लगा है, ध्यान से सुन लो भैया, प्यार बहुत करते हैं तुमसे लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम नलका नहीं लगाओगे। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। और प्रधानमंत्री श्रद्धापूर्वक जनता की बात सुनते थे, उनकी डांट सुनते थे और कहते थे हाँ हम कर लेंगे, ये आपके 6 महीनों में हम करके दिखाएंगे, क्योंकि जवाबदेही थी। आज आदत बिगड़ गई है, आदत इतनी बिगड़ गई है कि मोदी जी से लेके छोटा से छोटा भाजपा का नेता आपके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ सोचता है कि धर्म का नाम लो, भगवान का नाम लो और वोट मिल जाएगा। और ये आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे चलते चले गए हम तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। आज चुनाव चल रहा है, पूरे देश में चुनाव है, चुनाव के बहुत सारे चरण हो चुके हैं। आज तक ये लोग मंच पे खड़े होकर सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, कोई भैंस चुराने वाली बात, कोई मंगलसूत्र वाली बात, कोई धर्म की बात, कोई मंदिर मस्जिद की बात, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन असली बात नहीं हो रही है। और असली बात करने का समय आ गया है। आपको अपने भविष्य का और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, भविष्य बनाना है बच्चों का, तो अभी से शुरू करो। कांग्रेस पार्टी गारंटी लाई है। गारंटी का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये सारे नेता एक जैसे हैं, ये भी आके कह रही है, देखेंगे करेगी कि नहीं, तो आप कांग्रेस के प्रदेशों में देखो, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी थी। मैं आपको बताती हूँ और आप जानकारी कर लो, आप पता कर लो, कोई आपका रिश्तेदार या किसी जान पहचान का इन प्रदेशों में रह रहा है तो पूछो कि ये आवारा पशु की समस्या थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी ने इसको कैसे सुलझाया। गौशालाओं को इतना मजबूत कर दिया कि मेरी बहनें, वहां की बहनों को रोजगार मिल रहा था, गौशाला में 60-70 हजार रुपए कमा रही थी, सारी सुविधाएं थी, गोबर खरीदा जा रहा था। तो जब गोबर खरीदा जा रहा था तो लोग आवारा पशु को रख रहे थे, देखभाल कर रहे थे, क्योंकि गोबर बिक रहा है, आमदनी मिल रही है, तो हम देखभाल कर ही लेते हैं। तो ये समस्या ही खत्म हो गई। यहाँ की गौशाला देखो, न चारा है, न पानी है, धूप में पड़े हुए हैं जानवर, न खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप गौ माता की बात कर रहे हैं, चुनाव के समय करेंगे और बाकी समय गौ माता पड़ी रहे धूप में, बगैर पानी के, बगैर खाने की। तो ये स्थिति है, तो आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस की जो गारंटी है उसमें महिलाओं के लिए सुन लीजिए, और बहुत भी है, ये पर्चा है आपके पास, इस पे भी लिखा है। मैं कह रही थी कि जहां जहां सरकार है वहां हमने पूरा किया है। कर्नाटका और तेलंगाना में जो गरीब परिवार हैं, उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जा रहे हैं आज के दिन। कर्नाटका में तो महिलाएं इतनी खुश हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ये बात बताते हुए। सब जगह बस की यात्रा मुफ्त की है, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, दूर दूर मंदिरों में जा रही हैं, मायके में जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एकदम मुफ्त। ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख का इलाज मुफ्त करा रही थी। हार्ट पेशेंट मिले मुझे, पूरी सर्जरी मुफ्त हुई, लाखों की थी। 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य का बीमा मिल रहा था, सारा इलाज मुफ्त था। ये सारे काम हो रहे हैं और हो रहे थे कांग्रेस की सरकारों में। आज हम जो गारंटी लाए हैं उसमें हम कह रहे हैं देश भर में
गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे। ये बनता है हर महीने 8,500 रुपए। तो हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे ताकि आप बचत कर पाए, आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील वाली महिलाएं हैं उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा। जो केंद्र का उसमें श्रेय है वो दुगना किया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% सरकारी जो नौकरियां हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। नौजवानों के लिए जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आएगा, ताकि जब तक आपको स्थायी रोजगार नहीं मिले तब तक आपको ऐसा रोजगार मिलेगा जिसमें आप सीख पाए कुछ, और साथ साथ आपको 1 लाख रुपए सालाना आपकी आमदनी हो जाएगी। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, सरकार बनाएगी, जिससे अगर जो नौजवान अपना कारोबार खोलना चाहे या अपना छोटा बिजनेस बनाना चाहे उसकी सुविधा हो जाएगी, उसको उस फंड से पैसे मिलेंगे। ये जो पेपर लीक की समस्या है इसको खत्म करने के लिए एक सख्त कानून लाएंगे और एक पूरा जॉब का कैलेंडर बनेगा कि कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति होगी। उससे इधर उधर कोई अधिकारी करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे देश में श्रमिकों का शोषण होता है। ठेकेदार ठीक वेतन नहीं देते। हम कह रहे हैं कि श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन का वेतन मिलना ही पड़ेगा। ये कानून बनेगा, ये आपका अधिकार बनेगा। इसके साथ साथ 30 लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी, इनको भरने का काम कांग्रेस करेगी, जो मोदी जी ने नहीं किया है। किसानों के लिए जितने भी सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। हमने पहले भी किसानों के कर्ज माफ किए हैं, छत्तीसगढ़ में किए, राजस्थान में किए। हम पूरे देश भर में एक किसानों के कर्ज का एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि जब आप कर्ज में हैं, डूबे हैं और आपको सहायता की जरूरत है, आप उस आयोग में जाकर सहायता पा सकेंगे। एमएसपी जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो कानूनी अधिकार बन जाएगा किसानों का। जो भी सरकार आएगी हमारे बाद, वो कानून होगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा। कोई सरकार पीछे हट नहीं पाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गारंटी हैं जो सारी मुझे याद नहीं है, इन पत्रों में आपको मिलेंगी। आप इनको ध्यान से पढ़िए। हमने करके दिखाया और हम करके दिखाएंगे। मैं कहना चाहती हूं जाने से पहले कि मेरी माताजी ने आपकी सेवा की, मेरी दादी जी ने आपकी सेवा की, दादाजी ने भी की, उनसे पहले पंडित नेहरू जी ने भी यहाँ पे किसानों के साथ आंदोलन किया, गिरफ्तार हुए, उनके पिताजी भी गिरफ्तार हुए। मेरे पिताजी ने अमेठी क्षेत्र में खूब सेवा की, इंदिरा जी शहीद हुई, उस समय आप ही की सांसद थी। पिताजी भी शहीद हुए, उस समय अमेठी के सांसद थे। पूरे परिवार ने हमेशा एक सेवा और समर्पण की परंपरा बनाई है आपके साथ, और आपने अपार प्रेम दिया है। इतना प्रेम दिया है, इतना सम्मान दिया है कि हम जीवन भर उसे चुकाने की कोशिश करें तो नहीं चुका पाएंगे। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाने की कोशिश करेगी तो नहीं चुका पाएगी। हम आपके प्रेम और आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मेरे भाई, अगर आपके सांसद बनेंगे तो दिन रात एक करेंगे, आपके लिए कंधे से कंधे मिलाकर आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करेंगे, आपके लिए खड़े होंगे। उनके चरित्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो हमेशा सच बोलते हैं और कभी कभी मुझे भी उनका सच कड़वा लगता है। कभी कभी मुझसे भी ऐसी चीज कह देंगे कि मुझे लगता है कि क्या जरूरत थी मुझे बोलने की। बाद में सोचती हूँ कि सही बात बोली भाई ने,
क्योंकि भाई हमेशा सच्चाई बोलते हैं, उनके चरित्र में ही है। वो आपको यहाँ के आपको गुमराह नहीं कर सकते, आपको फुसला नहीं सकते, झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात यह है उनके चरित्र के बारे में कि बचपन से ही वो अन्याय नहीं सहना जानते। अन्याय जहां देखते हैं वो लड़ जाते हैं। उनको पसंद नहीं है बिल्कुल कि किसी के साथ अन्याय हो। तो देख रहे हैं कि जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जनता को बार बार गुमराह किया जा रहा है, बार बार ध्यान जनता का भटकाया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वो हमेशा आपसे सच ही बोलेंगे और हमेशा न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए समर्पित है, मैं भी समर्पित हूं। आपसे उम्मीद यह है कि वोट डालने के समय आप पूरी जिम्मेदारी से सोच समझकर अपना वोट डालेंगे और अपने ही पक्ष में डालेंगे, अपने ही परिवारों को सक्षम बनाने के लिए, अपने ही भविष्यों को मजबूत बनाने के लिए डालेंगे। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, खासतौर से मेरी बहनें ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।